जब से पूजा दिल्ली की इस नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बरबस ही सामने वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी रसोई की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था इस घर में। चहल पहल के साथ साथ विरागनी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था उसे देखकर। एक 30-35 वर्ष का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता नजर आता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपति भी दिखाई देते थे और एक 5-6 वर्ष का बालक भी। उस घर में पूजा की उत्सुकता तब और भी बढ़ गई जब उसने एक दिन वहां एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वह यदाकदा ही बाहर निकलती है। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में भी सिर पर स्कार्फ उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ा गया। जब पूजा की उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से पूछ ही लिया, भैया तुम सामने वाले घर में भी दूध देते हो ना? बताओ कौन कौन है उस घर में? यह सुनते ही दूध वाले की आंखों में आंसू और आवाज में करुणा भर गई। भर्राए स्वर में बोला, दीदी मैं 20 सालों से इस घर में दूध दे रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे इन पर कयामत बनकर ही टूट पड़ा है। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। और फिर फूट फूट कर रोने लगा। भैया अपने आप को संभालो। अब पूजा को पड़ोसियों से ज्यादा अपने दूध वाले की चिंता होने लगी थी, पर मन में अभी भी यह जानने के लिए उत्सुकता थी कि आखिर क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था। अतः कहने लगा, क्या बताऊं दीदी, छोटी सी गुड़िया थी सलोनी बेबी जब मैंने इस घर में दूध देना शुरू किया था। देखते ही देखते वह सयानी हो गई और उसके लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। सलोनी बेबी ऐसी थी कि सबको देखते ही पसंद आ जाए, पर वर भी उसके जोड़े का होना चाहिए था ना। एक दिन आकाश बाबू उनके घर आए। उन्होंने सलोनी के माता पिता से कहा कि शायद सलोनी ने आपको अभी बताया नहीं है, मैं और सलोनी एक दूसरे को चाहते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं। और फिर अपना पूरा परिचय दिया। आकाश बाबू इंजीनियर थे। वो माँ बाप की इकलौती औलाद सलोनी के माता पिता को एक नज़र में ही भा गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है? यह सुनकर आकाश बाबू कुछ उदास हो गए। फिर बोले कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। 2 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सलोनी के माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर इस शर्त पर कि विवाहोपरांत भी तुम्हें सलोनी को लेकर यहाँ आते जाते रहना होगा। सलोनी हमारी इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमारे जीवन में बेटे की कमी भी पूरी हो जाएगी। आकाश बाबू राजी हो गए। फिर क्या था, धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और फिर साल भर में गोद भी भर गई। यह सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है? पूजा ने कहा। दूध वाले ने फिर कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया तो घर में सलोनी बिटिया, आकाश बाबू और सौर्य यानी सलोनी बिटिया का बेटा भी था। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। मेरी तो आंखें ही तरस जाती थी तुम्हें देखने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सलोनी मुझे काका काका कहते नहीं थकती थी, वह मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बेटियां ससुराल जाकर पराई हो जाती है और कभी कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वह कहाँ एक दूध वाले से बात करेगी। और फिर मैं वहाँ से चला आया। पर अगले ही दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे न मिलने की वजह कुछ और ही थी। सलोनी बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाला काका उसका उदास व मायूस चेहरा देखे। दरअसल सलोनी बिटिया इस बार वहाँ मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का ब्लड कैंसर है, इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाने को कहा था। यहाँ इस बीमारी का इलाज नहीं था। सलोनी को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ब्लड कैंसर की वजह से सलोनी बिटिया की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार केमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए। इसी वजह से वह हर वक्त स्कार्फ बांधे रखती। कितनी बार खून बदलवाया गया, पर सब व्यर्थ। आकाश बाबू बहुत चाहते हैं सलोनी बिटिया को, हमेशा उसी के सिरहाने बैठे रहते हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया आकाश बाबू ने सलोनी बिटिया के लिए।
शाम को जब विवेक ऑफिस से आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद बात यह है कि आकाश बाबू एक बहुत ही अच्छे पति हैं। ऐसी हालत में सलोनी की पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसीलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं का इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ाती है। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। विवेक को भूख लगी होगी, वे थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनकी देखभाल करना मेरा भी तो कर्तव्य है। यह सोचकर पूजा रसोई की ओर चल दी। रसोई से फिर सामने वाले मकान नजर आया। आज वहाँ काफ़ी हलचल थी। लगता था घर की हर चीज़ अपनी जगह से मिलना चाहती है। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। पूजा सहम गई कि कहीं सलोनी को कुछ। पूजा का शक ठीक था। उस दिन सलोनी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि उनसे अधिक परिचय नहीं था, फिर भी पूजा और विवेक अगले दिन उससे मिलने अस्पताल गए। वहां आकाश की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अभी कटने वाले ही हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था कि सलोनी अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ। अगले दिन सलोनी संसार से विदा हो गई। इस घटना को घटे करीब 2 महीने हो गए थे, पर जब भी उस घर पर नजर पड़ती पूजा की आंखों के आगे सलोनी का मासूम चेहरा घूम जाता और साथ ही आकाश का बेबस चेहरा। मानव जीवन पर असाध्य रोगों की निर्ममता और जीता जागता उदाहरण और पति फर्ज की साक्षात मूर्ति आकाश। दोपहर के 2 बजे थे। घर का सारा काम निपटाकर मैं लेटने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर एक महिला थी, शायद सामने वाले घर में आई थी, क्योंकि पूजा ने इन दिनों कई बार उसे वहाँ देखा था। उसका अनुमान सही था। मैं आपको न्योता देने आई हूँ, कुछ खास है क्या? हाँ, कल शादी है ना, अब ज़रूर आइएगा। इससे पहले कि पूजा कुछ और पूछती, वह महिला चली गई। शायद वह बहुत जल्दी में थी। वह तो चली गई, पर जाते जाते पूजा की नींद उड़ा गई। सारी दोपहरी वह यही सोचती रही कि आखिर किसकी शादी हो रही है वहाँ, क्योंकि उसकी नज़र में तो अभी उस घर में कोई शादी लायक नहीं था। शाम को जब विवेक आए तो उनके घर में पैर रखते ही पूजा ने उन्हें यह सूचना दी जिसने दोपहर से उसके मन में खलबली मचा रखी थी। उसे लगा कि यह समाचार सुनकर विवेक भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे वैसे ही शांत रहे जैसे पहले थे। बोले, ठीक है, चली जाना, हम पड़ोसी हैं। पर शादी किसकी है, आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है क्या? पूजा ने तनिक भौवें सिकोड़ कर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि विवेक उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। और किसकी? आकाश की। अब सॉरी की तो करने से रहे इतनी छोटी उम्र में। आकाश के घर वाले चाहते हैं कि यह शीघ्र ही हो जाए, क्योंकि आकाश को इसी माह विदेश जाना है। दुल्हन सलोनी की चचेरी बहन है। यह सुनकर पूजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस आकाश को उसने आदर्श पति का ताज देकर सिर आंखों पर बैठा रखा था, अब वह उससे छीनता नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पत्नी को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और दूसरा विवाह, तो क्या वह प्यार, सेवा भाव, मायूसी सब दिखावा था? क्या एक स्त्री का पुरुष जीवन में महत्व जितना दिन वह साथ रहे उतना ही है? क्या मरने के बाद उसका कोई वजूद नहीं? मुझे कुछ हो जाए तो क्या विवेक भी ऐसे ही करेंगे? इन विचारों ने पूजा को अंदर तक हिला दिया और वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसे सारा कमरा घूमता नजर आ रहा था। जब विवेक वहां आए तो पूजा को इस हालत में देख घबरा गए और फिर उसका सिर गोद में रखकर बोले, क्या हो गया है तुम्हें? क्या ऊट पटांग सोच सोच कर अपना दिमाग खराब किए रखती हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? विवेक की इस बात पर सदा गौरवान्वित महसूस करने वाली पूजा आज बिफर पड़ी। ले आना तुम भी आकाश की तरह दूसरी पत्नी। पुरुष जाति होती ही ऐसी है, पुरुषों की एक मृग मरीचिका है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश यह शादी अपने सास ससुर के कहने पर ही कर रहा है। उन्होंने ही उन्हें पुनर्विवाह के लिए विवश किया है, क्योंकि वे आकाश को अपने बेटे की तरह चाहने लगे हैं। वे नहीं चाहते कि आकाश जिंदगी भर यूं ही मायूस रहे। वे चाहते हैं कि आकाश का घर दोबारा बस जाए और आकाश की पत्नी के रूप में
उन्हें अपनी सलोनी वापस मिल जाए। इस तरह शौर्य को भी अपनी माँ का प्यार मिल जाएगा। पूजा, जीवन सिर्फ भावनाओं और यादों का खेल नहीं है, यह हकीकत है और इसके लिए हमें कई बार अपनी भावनाओं का दमन करना पड़ता है। सिर्फ ख्वाबों और यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। आकाश दूसरी शादी कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सलोनी से प्यार नहीं करता था। सलोनी उसका पहला प्यार था और रहेगी, परंतु यह भी तो सत्य है कि सलोनी अब दोबारा नहीं आ सकती। दूसरी शादी करके भी वह उसकी यादों को जिंदा रख सकता है। शायद यह सलोनी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यह दूसरी शादी इस बात का सबूत है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और यह गाड़ी खींचने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और यह काम अभी हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है। विवेक की बातों ने पूजा के दिमाग से भावनाओं का पर्दा हटाकर वास्तविकता की तस्वीरें दिखा दी थी। अब उसे आकाश के पुनर्विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और न ही विवेक के प्यार पर अब कोई शक की गुंजाइश थी। विवेक के लिए खाना लगाकर पूजा अलमारी खोलकर बैठ गई और फिर स्वभाव अनुसार विवेक का सिर खाने लगी। कल कौन सी साड़ी पहनूं? पहली बार उनके घर जाऊंगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। विवेक ने भी सदा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी खिलती है, तुम हो ही इतनी सुंदर। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।